नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की है। घटना मुंबई से संबंधित है। मेरे छोटे भाई की तरफ बम्बई के मशहूर क्राइम रिपोर्टर सुनील मेहरोत्रा, जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, और मैंने अपनी बरेली की तैनाती के दरमियान कई बार शाहजहांपुर जाकर भी उनसे मुलाकात की, जब वो साल में एक बार या दो बार किसी आयोजन के सिलसिले में शाहजहांपुर आते थे। उनकी एक पेपर कटिंग मेरे हाथ लग गई। पेपर कटिंग क्या, वो जब कभी कत्ल से संबंधित या बड़ी मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री से संबंधित कोई खबर लिखते थे तो वो ज़रूर उसको मुझे व्हाट्सएप पर या मेल पर भेजा करते थे। आज ऐसे ही तलाशते हुए 2019 की 15 नवंबर 2019 की उनकी एक खबर मेरे हाथ लग गई। मर्डर मिस्ट्री थी और बहुत अच्छा लिखते हैं सुनील मेहरोत्रा जी। नवभारत टाइम्स मुंबई, जो लोग भी या मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले जो लोग भी पढ़ते हैं नवभारत टाइम्स मुंबई का अंक, वो जानते होंगे कि उनकी जो क्राइम स्टोरीज़ हैं पिछले 20 साल या 25 साल से मैं मुंबई जाकर भी उनसे मिला हूँ और बड़ा स्नेह करता है। वो छोटा है मुझसे, लेकिन बहुत अच्छी उसकी लेखनी में बहुत दम है और ईमानदार पत्रकारिता की वो प्रतिमूर्ति है। उसे मुंबई पुलिस के सभी अधिकारी जानते हैं। एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में उसने जो खबर लिखी थी, वो मुंबई का एक हिस्ट्री शीटर था उमेश मालुसरे। उमेश मालुसरे के ऊपर मुंबई, कल्याण, टिटवाला, ठाणे और पूरे महाराष्ट्र में 30 से 35 अपराध दर्ज थे। सभी अपराध संगीन अपराध की श्रेणी वाले थे और वो जब कभी भी किसी केस में जमानत पर बाहर आता था तो 15-20 दिन के भीतर ही वो फिर किसी न किसी जेल में अंदर हो जाता था। पुलिस इस कदर उसको परसू कर रही थी, लेकिन 3 साल से उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा था कि आखिर वो गया कहाँ। 2016 के बाद से पुलिस उसको और तमाम मामलों में ढूंढती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। सुनील मेहरोत्रा लिखते हैं कि तभी मुंबई पुलिस के किसी खबरी ने ये बताया सीनियर इंस्पेक्टर संजय निकुंबे और हृदय मिश्रा को कि उसका मर्डर हो चुका है। तो आखिर मर्डर किसने किया, कहाँ किया, कब किया, ये प्रश्न पुलिस को परेशान कर रहा था। पुलिस ने सबसे पहले ये पता करने की कोशिश की कि अंतिम बार किस जेल से शासन की अनुमति लेकर जिन जिन जिलों में उसके खिलाफ अपराध दर्ज थे, उन जिलों की डिस्ट्रिक्ट जेल से कम्युनिकेशन किया गया, पत्राचार किया गया और ये पूछा गया कि उमेश मालुसरे किन किन जेलों से किस किस अपराध में कब रिहा किया गया और फिर दोबारा कब जेल में दाखिल किया गया। पुलिस को यह पता लगा इस सारी पत्राचार के बाद कि 28 अगस्त 2016 को नवी मुंबई की तलोजा जेल से वो बेल पर बाहर आया था। इसके बाद की किसी तिथि में किसी भी जेल में या किसी भी थाने पर किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये तय पाया गया कि जो कुछ भी इसके साथ हुआ है वो 28 अगस्त 2016 के बाद हुआ है। पुलिस ने फिर 28 अगस्त 2016 के बाद साल भर तक जितनी भी गुमशुदा रिपोर्ट्स लिखाई गई हैं या जितनी भी लावारिस लाशें बरामद हुई हैं, उनकी सूची बनानी शुरू की, मंगवानी और बनानी शुरू की। इस पूरी प्रोसेस में भी
करीब करीब 3 महीने लग गए। मुंबई जैसे महानगर में गुमशुदा, देखिए 50% गुमशुदा तो वापस आ जाते हैं और पुलिस रिकॉर्ड में ये दर्ज नहीं होता कि वापस आ गए हैं। हैरान परेशान घर वाले कि साहब गायब हो गया, फ़ोटो भी दे दी, हुलिया भी दे दी, छपवा दिया, इश्तहार भी करा दिया। पता लगा 25 दिन बाद वो वापस आ गया। लेकिन लोग डर के मारे जिस थाने पर गुमशुदगी लिखवाते हैं वहाँ जाकर बताते नहीं हैं कि नहीं साहब अब वो वापस आ गया, और पुलिस रिकॉर्ड में वो व्यक्ति गुमशुदा ही पड़ा रहता है। इसीलिए जब किसी गुमशुदगी के बारे में जनरल सूचना थानों से मांगी जाती है, मुंबई में बहुत बड़ी संख्या है लेकिन बाकी ज़िलों में भी संख्या ये बड़ी ही रहती है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन बड़ी रहती है। बहरहाल पुलिस ने सभी लावारिस लाशें और सभी गुमशुदा व्यक्तियों की भारी भरकम लिस्ट उनको मिल गई। एक एक करके तलाशना शुरू किया गया, लेकिन कुछ पता इससे लगा नहीं कि इनमें से कोई उमेश तालुसरे की डेड बॉडी होगी या उनके घर में किसी ने कोई गुमशुदगी लिखाई होगी। फिर ये खबरी वहाँ बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ मुखबिर बोलते हैं, इन्फॉर्मर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। फिर उसी इन्फॉर्मर को तलाशा गया जिसके थ्रू ये खबर दिल्ली पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर संजय निकुंबे को पता लगी थी। उसको तलाशा गया कि आखिरकार वो मारा गया, ये सूचना कहाँ से और कितनी वेरीफाइड है। उसने किसी का नाम बताया, उसने किसी का बताया, उसने किसी का बताया। 3-4 स्टेप्स होने के बाद जिस आदमी ने उसको बताया था या पहली बार जहाँ से ये शुरू हुआ था, उसे फिर हृदय मिश्रा और प्रमोद शिर्के, ये 2 पुलिस अधिकारी थे, इन्होंने उससे पूछताछ की। तो उसने कहा साहब ये जो मेरी समझ में जो मुझे बताया गया है कि ये जहाँ टिटवाला में जहाँ ये रहता है वहाँ इसकी हत्या होने के बाद भीषण बरसात हो रही थी और उफनाई हुई नदी में इसको फेंक दिया गया था। केवल इतनी ही सूचना है। सूचना भी शराब पीकर लोगों ने बताया कि साहब अब इससे मुक्ति मिल गई और इसकी डेड बॉडी भी पुलिस को कभी नहीं मिलेगी। इत्तेफाक की बात यह है कि भीषण बरसात हो रही है और इस बरसात में इसकी बॉडी इतना आगे निकल जाएगी कि पुलिस कभी पता नहीं लगा पाएगी। तो पुलिस को ये क्लू मिला कि जिस समय बरसात हो रही थी, इसके जेल से बाहर आने के बाद उस समय कितनी डेड बॉडीज लावारिस मिली थी इसका पता किया जाए, क्योंकि लावारिस डेड बॉडीज फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर, जंगलों में ये बहुत ढेर सारी रिपोर्टेड थी उस समय जब ये 3 साल का डाटा मंगाया गया था। बहरहाल पुलिस ने जब ये डाटा मंगाया तो 13 सितंबर 2016 को, यानी आप डेट को देखें कि अंतिम बार वो 28 अगस्त 2016 को मुंबई की तलोजा जेल से बाहर आया और 13 सितंबर 2016 को एक लाश बहकर टिटवाला पुलिस स्टेशन का जहां अंतिम छोर लगता है वहां पर नदी के किनारे अटका हुआ मिला था। पुलिस ने उसका पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम कराया, लेकिन पुलिस के पास उसकी तस्वीर, जो फॉरेंसिक की टीम गई थी उसने उसकी फ़ोटोग्राफ ले ली थी और उसमें उम्र 20 से 30 साल लिखी हुई थी। और जिस समय ये बरामद हुई थी उस समय जो पंचनामा में लिखा गया था कि कम से कम 10 दिन पुरानी ये लाश है, 10 दिन पहले इसकी हत्या की गई है, ऐसा अनुमान पंचायतनामा में लगाया गया था, पंचनामा में लगाया गया था। तो पुलिस ने उससे पहचान कराने की कोशिश की घर वालों से। पहचान तो एग्जैक्टली नहीं हो पाई क्योंकि ज़्यादा डी शेप्ड हो गई थी बॉडी, लेकिन पुलिस को अंदाज़ा लगा कि हो न हो ये उमेश मालूसरे ही होगा, क्योंकि जो उम्र की रेंज लिखी थी उसमें 20 से 30 और उसकी एक्चुअल उम्र उस समय 27 वर्ष थी। तो ये अंदाज़ा लगा कि शायद यही उमेश
होगा उमेश मालुसरे। पुलिस ने आगे की पड़ताल शुरू की। चूंकि टिटवाला का ही रहने वाला था और वहीं से खबरी ने या मुखबिर ने ये बताया था कि वहीं उसको उफनती हुई नदी में भीषण बरसात के बीच मारकर फेंक दिया गया था और वहाँ से जहाँ मिली है वो उसकी दूरी भी करीबन 20-22 किलोमीटर है। तो ये हो न हो वही लाश है। अब मारा किसने होगा? बहुत ढेर सारे दुश्मन थे जिनके यहाँ की हत्या की होगी इसने, जिसके यहाँ कोई अपराध किया होगा, उनमें से कोई इसको मार सकता है। लेकिन अब पुलिस ने नैरो डाउन कर रखा था कि जो कोई भी हो टिटवाला का होगा और मर्डर भी ये टिटवाला में ही किया गया होगा और टिटवाला में ही इसकी बॉडी को नदी में फेंका गया होगा। सबसे पहले पुलिस ने उसके सगे भाई को थाने पर बुलवाया ये पता करने के लिए कि वो उसकी क्या जानकारी है कि इसको कौन मार सकता है। भाई का नाम था विजय मालुसरे। पुलिस ने उससे डिटेल इंट्रोगेशन की कि भाई किससे ज़्यादा रंजिश थी, इसको कभी धमकी मिली थी कि नहीं मिली थी, फला मर्डर केस में या फला लूट के केस में जब ये बंद हुआ था तो मुकदमा किसने लिखाया था, क्या कोर्ट में ट्रायल के समय मुकदमे में वो लोग पैरवी करने आते थे, वहाँ वकीलों से कोई बहस हुई हो या तुम्हारे भाई से कोई बहस हुई हो। इस तरह की बातें उससे पूछताछ में अचानक पुलिस को ये महसूस हुआ कि ये बातों का जवाब बार बार इधर उधर का दे रहा है और सभी लोग जानते हैं कि उसके सारे मुकदमों की पैरवी विजय ही करता था। यही जमानत पर छोड़ा कर ले आता था, क्योंकि जब आप वहाँ छोड़े जाएंगे तो किसी की सुपुर्दगी में आपको दिया जाएगा। हर बार की रिहाई में विजय के ही सिग्नेचर जेल के डॉक्यूमेंट में बने हुए थे। लेकिन फिर भी वो इधर उधर की बातें करने लगा, इधर उधर के जवाब देने लगा। पुलिस को जानकारी थी कि इसे सारी बातें पता हैं। विजय की इस संदिग्ध आचरण पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने फिर अपने तरीके से पूछताछ शुरू की और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कर्री वाली पूछताछ शुरू कर दी। 2-3 घंटे के बाद ही विजय टूट गया। विजय ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि हम तलोजा जेल से इसको लेकर घर आए थे। घर आने के बाद उस दिन इसने जिस खाने की फरमाइश की, मैं बाहर से उसको वो खाना भी ले आया। खूब शराब पी उसने। शराब के नशे में वो बार बार मुझसे ये कहने लगा कि तुम दुश्मनों से मिल गए हो, तुम वकीलों को पैसा नहीं देते हो, तुम्हारी वजह से वकील मेरी पैरवी अच्छी तरह से नहीं करते हैं और जैसे ही मैं छूट के आता हूँ दूसरे केस में पुलिस उठा ले जाती है। पुलिस की मुखबिरी भी तुम ही करते हो कि कब हम जेल से बाहर आएंगे। तुम नहीं चाहते हो कि मैं अपने घर पे रहूं। बातचीत इतनी बढ़ गई कि विजय ने सुनते सुनते सहते सहते अंत में चाकुओं से गोद कर अपने भाई उमेश मालुसरे की हत्या कर दी। भाई की हत्या करने के बाद विजय उसे कंधे पर लाद कर, पानी बहुत बरस रहा था, कंधे पर लाद कर नदी तक ले गया और नदी में उसे फेंक दिया। पेड़ की एक टहनी को तोड़कर उससे उसे धार में आगे की तरफ खिसका दिया और ये कन्फर्म हो गया कि अब वो धार के सहारे यानी पानी के बहाव के सहारे आगे निकल जाएगा। तो 10 महीने में ये सूचना मिलने के बाद कि विजय, देखिए ये ठीक है वो मुलजिम था, वो कब मर गया। आप ये पूछ सकते हैं कि आखिर पुलिस को क्यों इसकी इतनी चिंता थी कि वो मरा है कि नहीं मरा है। देखिए इतने अगर 30-35 मुकदमे कहीं चल रहे हैं, हर पेशी हर गवाही में पुलिस को अदालत में जाना होता है। जिस भी मुकदमे की पेशी या जिस भी मुकदमे के ट्रायल में जिस अदालत में है तो उस संबंधित थाने की पुलिस को जाना होता है और जब तक ये कंफर्म न हो जाए कि इसकी हत्या हो गई है तब तक ये केसेस चलते रहते हैं।
पुलिस के लिए भी और अदालत के लिए भी ये बहुत जिसको कहते हैं झुंझला देने वाला काम होता है कि मुलजिम आ नहीं रहा है और केस आगे बढ़ रहा है। कम से कम उसके मृत्यु की सूचना अदालतों को दे दी जाएगी तो वो केसेस सब वहीं बंद हो जाएंगे। पुलिस और अदालत दोनों का समय खराब नहीं होगा। 3 साल से उसके मुकदमे जैसे जैसे जहाँ जहाँ थे चल रहे थे, और अब जाकर जब उसकी डेड बॉडी के बारे में डीएनए की टेस्टिंग भी कराई गई, उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग में जब ये बात तय हो गई कि ये उमेश मालुसरे ही है, तभी उसके बारे में पुलिस ने रिपोर्ट देकर जहाँ जहाँ ये मुकदमे चल रहे थे वहाँ मुकदमे की कार्रवाई बंद कराई गई। ये इंटरेस्ट पुलिस का था उसमें कि सही सही बात का पता लग जाए। विजय को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन इस अंधे कत्ल या ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में पुलिस को लगभग 9 महीने लगे। 9 महीने बाद ये तय हुआ कि यही वो डेड बॉडी है, यही वो आदमी है और ये उसका कातिल है। और कत्ल के 3 साल बाद ये पता लगा। इस समय वो वर्तमान में जेल में है, हो सकता है ट्रायल शुरू हो गया हो। आज की घटना, एक अपराधी अपने भाई पर इस कदर यकीन करता था कि उसके बुरे वक्त यानी अपराध करने के बाद जेल जाने पर सारी पैरवी वही भाई करता था, वकीलों का खर्च वही भाई दिया करता था। जेल से जब उसकी जमानत होती तो रिहाई परवाना जब उसका जारी होता था, वहाँ जाके सिग्नेचर करके उसको रिसीव करता था, ले आता था, कोशिश करता था उसको समझाने की कि अब ऐसा कुछ मत करो, 15-20 दिन से अधिक तुम घर पे नहीं रह पाते हो और उसके बाद फिर दूसरे मामले में जेल फिर चले जाते हो। ये करना ठीक नहीं है, इससे परिवार की बदनामी हो रही है। लेकिन इस बात को समझने के बजाय अपने सबसे भरोसेमंद और अपने सगे भाई पर इस कदर बिफर जाना कि एक सीमा के बाद भाई को भी असहनीय पीड़ा हुई और जिसको कहते हैं इन ए फिट ऑफ एंगर भाई ने उसकी हत्या कर दी। देखिए, भाई भाई का रिश्ता या खून के जो रिश्ते होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं। इन पर शक करने के पहले 10 बार ठोंक बजा के फैक्ट्स को देख लेना चाहिए। कभी सिर्फ सुनी सुनाई बात पर, कभी किसी की कही हुई बात पर, कभी घर वालों की चढ़ाने पर या शिकायत करने पर इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। और जब जब ये रिश्ते खराब हुए हैं, भाई भाई के, भाई बहन के, माँ बाप के, बाप बेटे के, माँ बेटी की या माँ बेटे के, जब जब रिश्ते खराब हुए हैं किसी एक का नुकसान जरूर हुआ है। आप अपने आसपास घटी घटनाएं या जो घटनाएं आप टीवी पर अखबारों में देखते हैं उनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि जब जब खून के रिश्तों में विश्वास की कमी आती है तो उसकी परिणति यही होती है। इसलिए मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ, फिर कहूँगा कि खून के रिश्तों में विश्वास को न खत्म होने दें। खून के रिश्तों में अगर कोई अन्यथा बात आती है तो उसको 10 बार ठोंक बजाकर देख लें कि ये बात सही है कि ये बात गलत है। और समय रहते ही अगर कुछ इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं तो रेक्टिफाई करके दूरी बना लें, अन्यथा वही होगा जो विजय ने अपने भाई उमेश मालुसरे के साथ किया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।